नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम है संवाद में हम अलग अलग विषयों पे अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनके रचना कर्म के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो रंगमंच के क्षेत्र के एक बड़ा नाम है। जी हाँ, हमारे साथ हैं संजय उपाध्याय जी। संजय उपाध्याय जी हिंदी पट्टी का जो रंगमंच है, जब उसका नाम लेते हैं तो संजय उपाध्याय जी का नाम एक बड़े ही गर्व के साथ लेते हैं हम लोग। और हम जानते हैं कि लोक रंगमंच खास करके विदेशिया को आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने स्थापित किया है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपको मिल चुका है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार, सम्मान, तो सामान्य चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के आप दो बार डायरेक्टर रहे हैं। श्री राम सेंटर में भी आप रहे डायरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं और सर से हम लोग बातचीत करेंगे रंगमंच के बारे में, आज की जो रंगकर्म की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके बारे में और सर के रंग यात्रा के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू आशीष जी। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं हमारे। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि बिहार का जो एक ट्रेडिशनल, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके गार्जियन एक लालसा होती है, उनके मन में ये होती है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी की तरफ जाए, कोई बड़ा बिजनेस करे कला के क्षेत्र में और वो भी रंग कर्म के क्षेत्र में। तो ये एक सामान्य सी बात नहीं है हमारे और आपके जो प्रदेश की स्थिति है। तो ऐसे में उन चीज़ों को तोड़ते हुए और आप रंगमंच को एक्सेप्ट करते हैं, उधर आप करियर बनाते हैं और एक लंबी यात्रा आप करते हैं। तो सर, वो शुरुआत कब और कैसे होती है आपकी? हाँ, है तो बड़ा ही विस्तार में जाकर बातचीत करने वाला ये प्रश्न है जी। लेकिन मैं मूलतः फुटबॉलर था। अच्छा। और क्लास 10th तक, मतलब इंटर स्कूल जो सारे लीग होते थे जी। फुटबॉल में, तो वो सब हम लोग खेलते थे बाकायदा बूट और जर्सी पहन के और प्रोफेशनल। तो हमारे जितने भी दोस्त थे तो ज़्यादातर समय मेरा फुटबॉल खेलने में, उसके लिए मुझे मार पड़ती थी। फुटबॉल खेलता है तो फिर, लेकिन मैं ये कहता था कि भाई कुछ भी कर लो, फुटबॉल खेलूँगा। और पढ़ाई में आपको फर्स्ट डिवीज़न चाहिए ना, 1 पाई चाहिए ना, तो वो हम लाएंगे। तो आपको क्या मतलब है हम क्या कर रहे हैं, आपको मतलब है मेरे रिजल्ट से। तो इस तरह से नोक झोंक चाचा, हमारे बड़े चाचा जी। वो दरअसल उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैं मैट्रिक तक पढ़ा। चूँकि मेरे पिताजी ये ब्लॉक में थे तो वो घूमते रहते थे, उनकी बदली होती रहती थी, कभी पटना, कभी पटना सिटी, तो कभी बाढ़ है, तो कभी मनेर चले जा रहे हैं। तो उनका, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होने की का खतरा था जी। तो इसलिए बड़े चाचा हमारे यहीं रहते थे पटना में ही, तो उनके साथ ही मैं रहता था। और उन्होंने, मैं बहुत डरता भी था उनसे, मतलब मैं डर से कांपता था। अगर तो जो बेस जो बना मेरा वो उनकी वजह से बना। तो फुटबॉल खेलते समय टीके घोष एकेडमी का प्रोडक्ट हूँ, जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, तो उसी स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। तो अचानक एक बार फुटबॉल खेलते खेलते हमारे जो ये थे जो गाइड, जो रेफरी के रूप में थे, वो स्कूल में टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर। अच्छा। वही रेफरी बनते थे और वही फुटबॉल सब हम लोगों को सिखाते वगैरह थे। तो उन्होंने इंटरवल में कहा कि नाटक करोगे? मैंने कहा कि करेंगे। अच्छा। क्या होता है? नहीं, पहले मैंने पूछा क्या होता है नाटक? तो बोले कि सिनेमा देखे हो ना? तो हाँ हाँ, तो बस वैसा ही होता है। तो हम बोले कर लेंगे। तो अच्छा, मैं गाना गाता था, भोजपुरी लोकगीत वगैरह, लोकगीत गाता था। बड़ी सुरीली आवाज़, कंठ पतली आवाज़ और रेंज बहुत था गाने का। तो मैं गाता था लोकगीत। तो मैं अपने स्कूल में पॉपुलर था, चूँकि मैं फुटबॉल भी खेलता था और उसके साथ साथ गाना हर उस ओकेजन पे, जब एनुअल फंक्शन या इस तरह का कुछ। तो
धनंजय नारायण सिन्हा जी जिनका अभी 24 को इसी 24 को उनकी मृत्यु हुई, वो चले गए, गुजर गए। मेरे प्रथम गुरु वही हैं, तो उनकी याद को, इस बातचीत को उन्हीं के प्रति समर्पित करते हैं उनकी बात को, चूँकि मेरे प्रथम गुरु वही थे। अभी 24 हमारा फेस्टिवल चल रहा था उन्हीं दिनों, तो गुजर गए। दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली से खबर आई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल चले आना स्कूल में। हॉल में मैं गया, देखा कि लड़के भरे पड़े हैं और सबका ऑडिशन हो रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है। तो वो नाटक था कोणार्क, अच्छा, जगदीश चंद्र माथुर का। तो सब लोग पढ़ रहे थे, फिर मेरी भी बारी आई, तो मैंने पढ़ दिया। बड़ा शुद्ध स्पष्ट और साफ बगैर किसी इमोशन के ऐसे ही मैंने पढ़ दिया, लेकिन शुद्ध पढ़ा जी। और वो नाटक क्लिष्ट हिंदी है बिल्कुल, तो उस हिंदी को मैंने उच्चारित किया, तो सारे लोग प्रभावित हुए कि बहुत शुद्ध पढ़ रहा है, बहुत उच्चारण इसका, लेकिन इमोशन नहीं था ये सब। लेकिन तो आप पूछेंगे कि आप इतना शुद्ध कैसे बोल लेते थे, आप तो फुटबॉल खेलते थे। और दूसरी चीज़ ये भी मैं जोड़ना चाहिए, जैसे बिहार का जो ये है लैंग्वेज के प्रॉब्लम, लैंग्वेज का भी है। मैं भोजपुरी भी बोलता था जी। और हिंदी मेरी बहुत शुद्ध बचपन से ही इसलिए थी कि मेरे नाना जी जो थे वो स्कॉलर थे संस्कृत के। अच्छा। और उन्होंने मुझे बचपन में तमाचा मार के श्लोक याद करवाए थे। अच्छा। संस्कृत के। तो होता क्या, संस्कृत का जो उच्चारण आप बचपन में करते हैं, श्लोक याद करते हैं, तो आपकी ज़बान स्पष्ट हो जाती है। वो पूरा का पूरा जिह्वा, तालु, ये सब जितने हैं वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं शुद्ध हिंदी का उच्चारण, संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी जो है उसको भी मैं उच्चारित कर रहा था पढ़ते समय। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे मेन रोल दे दिया गया, विशु की भूमिका मुझे मिली। तो नाटक हुआ ये कि उस स्कूल में का एनुअल फंक्शन था और गवर्नर आने वाले थे। उस वक्त के माननीय तत्कालीन गवर्नर थे जगन्नाथ कौशल जी, उनको आना था। और उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं उसी शर्त पे आऊँगा आपके यहाँ जब आप कोणार्क नाटक का मंचन बच्चों से करवाएं। ये बड़ी बात है कि किसी इस तरीके के आदमी की जगह। तो वो आए और 3 महीने तक रिहर्सल हुआ और मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो हम रिहर्सल करके जाते थे, घर पे मार पड़ती थी। और उसके बाद नाटक हुआ, गवर्नर साहब आए और आने के बाद मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला जी। और मैंने खूब धनंजय बाबू के, धनंजय सर के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में उन्होंने खूब तमाचा मार के और पिटाई कर के मुझे उस लायक बनाया कि मैं उस रोल को कर सकूं। और बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे गोल्ड मेडल मिला। और बहुत जब तारीफ़ होती है, पूरा स्कूल के विद्यार्थी बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं और अपने लोग, लगता था कि इतने सारे लोग को मैं दिखा रहा हूँ और सब लोग ताली बजा रहा है। तो मेरे अंदर ये आ गया कि मेरा वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। अब फुटबॉल गया पीछे और वो कीड़ा काट लिया, थिएटर रंगमंच का कीड़ा। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरी जगह है, क्योंकि मैं गाता भी हूँ और बचपन से मैंने बहुत सारे लोक नाट्य फॉर्म या नाच या बाई जी का नाच, जब शादी ब्याह के मौके पे वो लोग आया करती थी, तो उनके साथ उसको देख कर मैं बड़ा हुआ। गांव में भी काफ़ी बीता मेरा समय। तो गांव की जो संस्कृति है, गांव का जीवन है, उसको भी बहुत करीब से महसूस किया। तो मेरा ननिहाल मैं ज़्यादातर ननिहाल में रहता था। अपने गांव में भी जाता था जो मगह में पड़ता है, ननिहाल भोजपुरी है। अच्छा। तो इसलिए मेरी भोजपुरी अच्छी है जी। रहने वाला मैं मगध का हूँ। अच्छा। मागधी, पिताजी की तरफ से मागधी बोली जाती है।
ओरिजिनल तो मैं मगही हूँ, हाँ, लेकिन ज़्यादा समय भोजपुरी क्षेत्र में ही और है। माँ के साथ आपका ज़्यादा बातचीत आपकी होती है तो भोजपुरी में ही। बिल्कुल। तो घर में भी भोजपुरी बोली जाती थी, मगही सिर्फ पिताजी बोलते थे जी। और कभी कभी हम लोग भी बोल लेते थे। तो एक तरह से भाषा की समझ भी मुझे, ये दो भाषा जो उपभाषाएं हैं, मगही और भोजपुरी, ये दोनों। और फिर पटना में रहता था तो पटना का अलग अलग भाषा है, जो न भोजपुरी है न मगही है, वो मिक्स है यहाँ का, पटनिया। तो वो उसके साथ साथ संस्कृत का बैकग्राउंड था। संस्कृत, ये संस्कृत भी और हिंदी, ये सब की पढ़ाई लिखाई का मेरा बैकग्राउंड ठीक था। तो एक भाषाई संस्कृति, भाषाई जो अभिजात्यपन था वो मेरे संस्कार में बचपन से आया। माँ मेरी लोक गायिका थी। अच्छा। और माँ बहुत ही अच्छा संस्कार गीत गाती थी। तो शादी ब्याह के मौके पे उनको स्पेशली बुलाया जाता था कि गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए। तो माँ की गोद में मैंने गाने सुने, बहुत सुर में गाती थी और गुणी महिला थी। नाना जी विद्वान, उनकी बेटी। उस ज़माने में मेरी माँ ने मैट्रिक पास किया था। माँ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। और जो हाँ बात हो रही थी गाने की, तो गाने का वो मिला। मेरे पिताजी जो है वो, मैं जब होश संभाला घर में तो एक हारमोनियम पड़ा हुआ था। अच्छा। देखा मैंने। और ये देखा मैंने कि मेरे फादर रियाज करते हैं और ऐसे ही साधारण गाना गाते हैं। तो फिर वो मेरे लिए कहीं ना कहीं से बड़ा ये था कि संगीत मुझे बचपन में ही विरासत से एक तरीके से मिली। और जो मेरी माँ गाती थी, तो पिताजी क्या करते थे कि उस गाने को हारमोनियम पे बिगाड़ देते थे। अच्छा। तो माँ और पिताजी की लड़ाई भी मैंने देखी है कि आप रवा तो बिगाड़ देनी, ऐसे रहे। तो बोलते कहा ऐसे ना हो सका है, ऐसे भी हो सका है। तो एक तरह से विस्तार दे रहे थे वो। तो वो बचपन में वो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, वो जो माँ की तरफ से आ रहा था, और एक्सपेरिमेंटेशन पिताजी की तरफ से हो रहा था, प्रयोग। ये दोनों मेरे लिए काम आया। वो शायद वही रंग संगीत था जो फादर कर रहे थे। तो चीज़ों को बिगाड़ के, चीज़ों को बिगाड़ना या क्रिएटिव सेंस में एक नए तरीके से उसको कर देना। तो बहुत सारे जैसे फिल्मी गाने को मैं बिगाड़ देता था अपने तरीके से, उसको बना के रीट्यून करना। तो वो मैंने बहुत कोशिश की थी बचपन में सब करने की। सर, आपके रंग संगीत पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ, लेकिन तो, इस जैसे अभिनय में कैसे शुरुआत हुई आपने बताया। हाँ जी। तो उस यात्रा में अभिनय से निर्देशन के क्षेत्र में हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ। जी, तो जी जी ये अभिनय तो मैंने 10 साल किया। अच्छा। तो ये बात है, मैट्रिक की बात है, जब कोणार्क नाटक हुआ था। तो मुझे लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म में या कॉलेज में आया, फर्स्ट डिवीज़न पास किया अपने स्कूल में, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा ही था। अच्छा। उस वक्त 22 लड़के फर्स्ट डिवीज़न थे, जिसमें मैं भी था और सबसे ऊपर मेरा ही था। तो पटना यूनिवर्सिटी BN कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। पटना कॉलेज में भी हो गया, लेकिन BN कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी थी। अच्छा। ड्रामा क्लब था। तो मैं वहीं रह गया और ड्रामा क्लब से जुड़ा। उसके बाद नाटक शुरू हुआ, नाटक करना शुरू किया। फिर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह उसमें जाना शुरू हुआ। तो इसी बहाने हम लोग पूरा देश घूमे। यूनिवर्सिटी की टीम जाती थी, कॉलेज ड्रामा सोसाइटी, तो उसमें मैं काफ़ी सक्रिय था। फिर मैं प्ले डायरेक्ट करने भी लगा कॉलेज से। जी। तो मुझे बेस्ट डायरेक्टर और ये सब मिलता था। तो लेकिन उसके पैरेलल में, यूनिवर्सिटी के पैरेलल में इप्टा से मैंने, ये 80 की बात है जी, 80 से 84 में 4 साल इप्टा में रहा। अच्छा। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए जी, क्योंकि 84-85 मैंने MA किया। तो ये जो 4-5 साल का जो वक्फा है वो मैं इप्टा से जुड़ के, और एक उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो बेसिक स्कूलिंग जो होनी चाहिए, डिसिप्लिन,
थिएटर का, वो वहाँ से मिला मुझे। और उसके साथ साथ वहाँ से संस्कार मिला बौद्धिक रूप से, थोड़ा सोचने समझने और विचारधारा, समाज का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सोसाइटी में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और क्या सामाजिक सरोकार होता है, नाटक किसके लिए किया जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ इप्टा में ही मुझे पहली बार सुनने को मिली। और सब लोग आके भाषण देते थे तो मेरे लिए बड़ा ये होता था। तो फिर धीरे धीरे मेरे ज्ञान का वर्धन भी हो रहा था। और 4-5 साल रह के अभिनय मैं कर रहा था। परवेज़ अख्तर, जावेद अख्तर जी, तनवीर अख्तर जी, ये तीनों भाई इप्टा में ही थे। तो इनफैक्ट पहला नाटक जावेद अख्तर ने अंधेर नगरी किया था। अच्छा। तो उसमें मैंने अभिनय किया, जिसमें कि गोवर्धन दास की भूमिका, चूँकि मैं गाता था तो इसलिए वो रोल मुझे मिला। फिर परवेज़ अख्तर इप्टा से जब जुड़ा, इप्टा के पहले भी एक अनागत संस्था थी। अच्छा। तो अनागत संस्था से पहली बार जुड़ा इसलिए क्योंकि बीएन कॉलेज में जो ड्रामेटिक क्लब था, उसके जो कोऑर्डिनेटर या कन्वेनर जो थे, वो हमारे प्रोफेसर थे फिजिक्स में। अच्छा। डॉक्टर एन पांडे। तो वही ड्रामेटिक्स क्लब को चलाते थे। और उनकी ही एक संस्था थी जो अमेचर ग्रुप अनागत। अच्छा। तो उसमें सारे भाई, तीनों भाई जुड़े हुए थे, तनवीर, जावेद, परवेज, तीनों पहले अनागत में वो लोग थे। तो मैं उन्हीं लोगों के माध्यम से अनागत में गया। अनागत में ढेर सारे नुक्कड़ नाटक किए, सवा सिर गेहूँ, मंथन, तो क्या जनता पागल हो गई, ये सारा नाटक उस ज़माने में। तो और उसके हज़ारों शोज़ हुए। अब पूरे बिहार में घूम घूम कर हम लोगों ने उसके शोज़ किए। और धीरे से फिर वो कुछ अख्तर बंधु में और नरेंद्र पांडे में कुछ बहसा बहसी हुई और कुछ डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद वो लोग इप्टा में आ गए। इप्टा में आ गए तो उनके साथ मैं भी इप्टा में चला आया। अनागत से सब लोग निकल के इप्टा में आ गए। इप्टा में आके फिर मैं काम कर रहा था इन्हीं लोगों के निर्देशन में, क्योंकि यही लोग की पोस्ट पर थे। हम लोग तो नया नया सीख रहे थे और नाटक कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे मुझे अभिनय करते हुए मुझे मौका नुक्कड़ नाटक पे प्ले डायरेक्ट करने का भी मिला। और चूंकि कॉलेज में कर ही रहा था, यूनिवर्सिटी में प्ले डायरेक्ट करता था छोटा छोटा 1 एक्ट प्ले टाइप से। तो नुक्कड़ नाटक, 1 एक्ट प्ले, ये सब इप्टा में आके मैंने करना शुरू किया। मैं बहुत पॉपुलर था इप्टा में। तो मेरी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि मतलब जब मैंने इप्टा छोड़ा था तो 14-15 लड़के निकल गए थे मेरे साथ। तो इसलिए भी कि इन लोगों को एक प्रॉब्लम होती थी कि सत्ता उनकी है और मैं पॉपुलर हो रहा हूँ। एज एन एक्टर भी मैं बहुत अपने आप, मेरा काम अच्छा हो रहा था। और एज डायरेक्टर भी मैं अच्छा काम करने लगा था। तो फिर PMCH यहाँ पर है, पटना मेडिकल कॉलेज, उसमें 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ के बच्चे थे। अच्छा। तो उसमें मैं इप्टा का एक ब्रांच वहाँ खुला, तो उसमें मुझे भेजा गया कि उन बच्चों के साथ जाके काम कीजिए। तो फिर मैं उन बच्चों को लेके सारे 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ के जितने बच्चे थे 70-75 बच्चों को मैंने निकाला। अच्छा। और उनके साथ अंधेर नगरी नाटक किया। और वो बहुत ही मतलब हिट हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। तो इप्टा को प्रॉब्लम होने लगी, मेन इप्टा को। तो फिर उन लोगों वो मेरे खिलाफ फिर साजिश शुरू हुई। और मैंने धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं एक जगह बंध रहा हूँ और मुझे कुछ करना है, तो मुझे निकलना पड़ेगा और अपना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर विदेशिया करना चाहता हूँ तो मुझे नहीं करने दिया जाएगा फुल फ्लेज्ड अगर कुछ करना। तो फिर मैं बाहर निकला क्या, इप्टा वालों ने निकाल दिया मुझे। ऐसी स्थिति मैंने परिस्थिति जानबूझ के मैं निकलना नहीं, मुझे निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन चूँकि ऐसी स्थिति आई कि मैंने प्रश्न करना शुरू किया कि, तो फिर उन लोगों ने किसी तरह मुझे चिट्ठी लिख के दिया कि आपने ये बदतमीजी की, ये किया वो किया, 50 तरह का। तो हमने कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, जाना ही छोड़ दिया। एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों नहीं आपको निकाल दिया जाए। तो मैंने क्या वो फाड़ के फेंका, हमने कहा कोई एक्सप्लेनेशन देंगे।
तुम निकालोगे क्या, हम खुद ही निकल जाते हैं। फिर हम निकल गए। फिर विशाल नाट्य मंच से जुड़े। जी। विशाल नाट्य मंच से जुड़कर पहला नाटक मैंने बकरी किया, सर्वेश्वर दास। हाँ सर्वेश्वर दास, और उसमें भी 75 लोग थे। अच्छा। और वो सारे, चूँकि हम PMCH के साथ काम करते थे, हाँ 4th ग्रेड एंटरप्राइज के बच्चे, वो बच्चे थे। और वो संस्था उधर ही चलती थी, यूनिवर्सिटी में ही, PMCH मेडिकल कॉलेज, उधर ही उन लोगों ने दफ्तर भी बनाया हुआ था, बड़ा स्पेस था। तो विशाल मंच वहीं था। तो उन्होंने हमें ऑफ़र किया। इक्टा से हम लोग निकले तो विशाल नाट्य मंच वालों ने कहा कि हमारे लिए एक प्ले डायरेक्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो बकरी किया। वो 75 लड़के एक साथ मंच पर जब पर्दा खुलता था, तालियां बजती थी, गड़गड़ाहट होती थी। और जो प्रोडक्शन मेरी एंट्री एज डायरेक्टर पटना में रंगमंच में बकरी से हुआ। अखबारों में मतलब टिकट ब्लैक होता था। अच्छा। जितने लोग बाहर उतने अंदर। तो हमको शो की संख्या बढ़ानी पड़ी। अच्छा। अगर 2 शो है शुरू में तो उसको 4 शो करना पड़ा, फिर 4 से 6, 6 से 8, ऐसे लगातार 8-10 दिन तक उसके शोज होते रहे। और अखबारों में खूब उसको उछाला कि बकरी के खूंटे से बंधे रहे 5 दिन दर्शक या 8 दिन दर्शक, ऐसे। तो और मेरी पहचान बकरी से हल्की मतलब एक मैं भी हूँ डायरेक्टर। एक तो उसके बाद ही 85 की बात है ये। 86 में मैंने विदेशिया की पांडुलिपि मेरे हाथ लगी जी। तो विदेशिया जब पढ़ा पूरा तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा नाटक है, इसमें संगीत है, भोजपुरी है, कंटेंट है, इसके अंदर रस है पूरा हर तरह का जी। और अभिनय भी है, गायन है, नृत्य है, एक म्यूजिकल ऑपेरेटिक एक नाटक है। तो मैंने बकरी की लोकप्रिय मतलब ट्रिप अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि मैंने विदेशिया शुरू कर दिया उन्हीं लोगों के साथ। अच्छा, विदेशिया NSD में जाने से पहले आपने कर दिया। तो उस विदेशिया के मैंने कर दिया और 3 घंटे का विदेशिया तैयार हुआ। हाँ। बीच में इंटरवल होता था क्योंकि बहुत लंबा प्ले था और गाने भी थे, तो बहुत सारे गाने अवॉइड किए मैंने। बहुत सारे एक सिचुएशन पे 2-2, 3-3 गाने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका शो किया, 2 शो किया। पहले शो में मैं सूत्रधार बनता था। पहले शो पहले जो होता था उसी समय NSD का इंटरव्यू आ गया तो 87 में यहाँ चला आया। और विदेशिया और बकरी दोनों का ज्वाइंट शो पटना में होता रहता था। एक दिन विदेशिया हो रहा है तो एक दिन बकरी हो रहा है। तो ऐसे करके कमर्शियली भी पैसे भी मतलब टिकट पहली बार टिकट शो पटना में उस तरह से मेरे नाटकों से हो रहा था। तो धीरे धीरे हाँ, तो फिर NSD में मुझे NSD मालूम भी नहीं था इनफैक्ट। अच्छा। लोगों से सुना था कि NSD है कोई चीज़ जहाँ ट्रेनिंग होती है, ये होता है वो, तो बहुत डिटेल में मालूम नहीं था कुछ भी। सुना था कि NSD होती। तो मैंने फॉर्म भरा हुआ था तो एक लड़का आया मेरे पास रिकमेंडेशन के लिए। अच्छा। नहीं हो जाता कि 2-3 लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहिए। तो एक लड़का मेरे पास आया कि मुझे टेस्टिमोनियल दे दीजिए ना, क्योंकि बकरी विदेशिया कर चुके थे। मैं यहाँ एज डायरेक्टर एस्टेब्लिश हो गया था। तो उसी वक्त टेस्टिमोनियल के लिए आया। तो मेरे मन में ये आ गया, चोर बैठ गया जी। हमने कहा कि इसको क्यों करूं, मैं खुद अप्लाई क्यों न कर दूं। और MA कर रहे थे जी। और हमने कहा कि ऐसा है बेटा कि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, मैं टेस्टिमोनियल खुद ही खोज रहा हूं कि किसी और से। तो सर आप कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ऐसे देखने लगा मुझे। हमने कि अरे यार, तो मैं भी अब MA कर गया तो मुझे नहीं ट्रेनिंग लेना चाहिए। बिल्कुल। तो नहीं सर, हाँ बिल्कुल, मैं किसी और से ले लूँगा। ठीक है। फिर फॉर्म मंगवाया, फिर भरा और अंतिम समय में भरा मैं एकदम। और उसके बाद कलकत्ता सेंटर पड़ा, कलकत्ता गए, पहली बार कलकत्ता पटना छोड़ के।
गांव का लड़का पटना में आके पढ़ाई लिखाई कर रहा था। इन क्वार्टरों में मेरा बचपन बीता है। अच्छा। तो इस क्वार्टर में नहीं, अलग अलग क्वार्टर भी मिलते रहे, लेकिन तो फिर उसके बाद NSD चला गया मैं। NSD अप्लाई किया, कलकत्ता गया, कलकत्ता में इंटरव्यू हुआ। अच्छा, NSD की बात हो रही है तो मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि जब आप NSD करने जा रहे थे तो स्टेशन छोड़ने आपको लगभग 150 लोग पहुँचे थे। 75 लोग तो वो थे हाँ। जो हमारे साथ काम करते थे जी। और 75 लोग हमारे प्रशंसक लोग थे जी। और 75 लोग हमारे परिवार के थे। तो सोचो कितने लोग हो गए। 250 लोग पहुँचे। हाँ, तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे। जी जी। और पहली बार मैं निकल रहा था घर छोड़कर, माँ रो रही है, जा रहा है 3 साल के लिए बेटा। और माँ, इनफैक्ट थिएटर में कर रहा हूँ तो माँ की वजह से मैंने शुरू किया। घर में किसी ने नहीं, सामंती परिवार था कि थिएटर करेगा, नाटक करेगा, नौटंकी करेगा, पिटाई होती थी। अंकल तो यहाँ तक बोलते थे कि मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमको कौन इस लाइन में आया है, मैं उसको गोली मार दूंगा। ऐसे मतलब गुस्से में बोलते थे। तो एक दिन हम अपने गुरुजी हमारे आए हुए थे। अच्छा। चाय पी रहे थे, धनंजय बाबू जी। तो बड़े चाचा को मैंने कहा कि भैया, उनको भैया बोलते, भैया यही गुरुजी है जो हमको नाटक में लाए हैं। तो उसके बाद तो उनको एकदम बिल्कुल ये मार गया, फक हो गए। उसके बाद ऐसे घूमे और घूम के बाद निकल गए। तो खूब मैंने बाद में बताया धनंजय बाबू को, तो वो भी हंसने लगे, खूब ठहाका हुआ। तो इन लोगों ने पहले एक्सेप्टेंस जो होता है घर में मिलना, बिल्कुल, वो मेरी माँ ने दिलवाया। जी। लोग कहते थे आपका बेटा तो नचनिया गवनिया हो गया है, आपका ब्राह्मण का बेटा भीख मांगता है। नुक्कड़ नाटक करके हम लोग गमछा ऐसे घुमाते थे ना, तो भीख मांगता है। गांधी मैदान में मेरे गांव वालों ने देख लिया। अच्छा। हल्ला कर दिया गांव में कि पंडित जी के बेटवा भीख मांगा है। तो मेरी माँ को जब पता चलता था तो रोती थी कि हाँ रे तू भीख मांग ले। तो ना भीख करो। तो एक दिन हम माँ को बुलाए कि चलो तुमको दिखाते हैं। तो गई वो देखने, नाटक देखने के बाद फिर हम लोग जब गमछा लेके चारों तरफ लड़का लोग घूमा, उन्होंने भी दिया। अच्छा। उन्होंने भी दिया। उसके बाद वो समझ गई कि एक तो ये एक जागरूकता का काम हो रहा है। पढ़ी लिखी थी, समाज में एक जिस तरह से हम लोग नाटकों के माध्यम से एक संदेश देते हैं, तो ये भी है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है और मैं अच्छा कर भी रहा हूँ। तो और बकरी विदेशिया वो लोग देख चुका था घर वाले, तो उनको अखबारों में फ़ोटो छपते थे भाई, सारे अखबार में मेरे फ़ोटो छपने लगे। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि मैं अपने शहर में मुझे ग्लैमर मिल गया था। तो माँ को लगा कि मेरा बेटा तो उनको फ़ख्र होने लगा। कोई कहता था कि आपका बेटा तो नचनिया हो गया है, तो बोलती थी तारा नाचे आवेला, तो ना, तब ओकरा नाचे आवेला, तारा गावे आवेला, ना ना, तो ना ओकरा गावे आवेला। तो इसलिए बोली कि ओकरा आवेला, यही सब करता था। तो उतना उनका सपोर्ट और सोसाइटी से लड़ाई किया उन्होंने मेरे लिए, और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं उनको भी एक इंटरव्यू में बाद में कहा उन्होंने, माँ को सब आया, कुछ चैनल ETV वाले और ये सब आते रहते थे ना पहले। तो माँ से पूछा तो माँ को ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा नाटक करता है, थिएटर। बड़ी बात है, बिल्कुल। तो और एक ट्रेडिशनल परिवार और ट्रेडिशनल जो सिचुएशन रहा उससे थिएटर की तरफ निकलना एक बड़ा, मेरे पिताजी क्लर्क थे कलेक्ट्रेट में। जी जी। तो वो मुझे, फादर तो गुजर गए, तो उसके बाद वो नौकरी मुझे मिल गई। वो नौकरी न करके मैंने अपनी सिस्टर को दिया, आज हम जहाँ बैठे हैं उसी का है। तो NSD में हो गया मेरा पहले ही इसमें। फाइनल दिल्ली में हुआ तो वहाँ मनोज वाजपेयी मिल गया। अच्छा। तो मनोज वाजपेयी हमको देख के बोलता है कि भाई वाह तू आ गया। तो उसका बेचारे का आखिरी चांस था, एज उसका लैप्स कर जाता। तो हम बोले क्या रे, तो तुम भी करो, हम भी करें, तुम्हारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए। तो कह रहा है कि हाँ यार दोनों का हो जाना चाहिए। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तुम भी डिजर्व करते हो। और दिल्ली में तब तक
वो नाटकों से उसको एक्सपोजर मिल चुका था मनोज को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो मैंने दिया और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ और पहली ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ था नहीं, इनोसेंसी थी। जी। मेरे गायकी में इनोसेंसी थी, मेरे अभिनय में इनोसेंसी, लोक और पूरा का पूरा एक संस्कार, और जो वो संस्कार जो एक भारतीयता लिए हुए, क्षेत्रीयता लिए हुए, तो ये सारी मतलब एक कल्चर आपकी पर्सनालिटी से निकल के आता है। तो वहाँ आखिर ऐसा क्यों होता है कि आशीष विद्यार्थी हमारा बैचमेट है, उससे किसी ने पूछा कि सर अभिनय करके हम कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। तो उसने कहा कि देखो, पॉपुलर तुमको चाहोगे तो नहीं होगे, लोग तुमको पॉपुलर कर देते हैं। तो फिर तो क्या होना चाहिए, तो यूनिकनेस। तो आप यूनिक हैं, औरों से यूनिक हैं। तो जैसे ही आप यूनिक होंगे तो आप के प्रति लोगों का ध्यान जाएगा और फिर लोग आपको देखना शुरू करेंगे, आपको परखना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। तो फिर आपके ऊपर थर्मामीटर लग जाता है। तो मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस था मेरे काम में या मेरे संगीत में आने वाले दिनों में, जो मैंने डेवलप किया अपने पिताजी की विरासत को। जब रंग संगीत में प्रयोग करना शुरू किया तो वो काम आया, फादर का वो जो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था। तो मुझे लगा कि ये रंग संगीत है जो यानी कि रंग संगीत कुछ ऐसा है, उस पर बात करेंगे। हाँ, अगर लगता है बात करेंगे।